नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बेटे बहू के द्वारा अपमानित बूढ़े पिता ने लिया ऐसा कठोर फैसला कि बेटे बहू पर आसमान गिर पड़ा। ओल्ड एज होम के बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे अमरनाथ जी सुबह का अखबार पढ़ रहे थे। घर के बंटवारे के बाद दोनों बेटों और बहुओं के बीच अमर को लेकर झगड़े होते रहते थे, जिन्हें देखते हुए अमर ने खुद ही ओल्ड एज होम आने का मन बना लिया। यहाँ उन्हें अपने कुछ पुराने दोस्त भी मिल गए थे। जब घर से निकले तो हाथ में सिर्फ एक बैग था, जिसमें कुछ कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान था। बेटे बहू ने रोका तक नहीं और इस बात से आहत होकर अमर ने घर वापस न आने का मन बना लिया। पिछले 6 महीने से वह यहीं ओल्ड एज होम में थे। खुश थे, लेकिन मन में अभी भी एक खालीपन था। अमर के साथ यहाँ 11 लोग और थे। सभी अपने बच्चों से आहत होकर यहाँ आए थे। इसी ओल्ड एज होम में जुड़कर एक और ओल्ड एज होम था, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं थीं। दोनों एक ही घर में बने थे, जिन्हें एक शादीशुदा दंपति जो कि अनाथ थे वह संभाल रहे थे। अखबार में छपी नकारात्मक घटनाएं पढ़कर अमर का मन कुंठित हो उठा। उसने अखबार बंद कर दिया और उठकर जाने लगा। तभी दरवाजे पर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। अमर पलटा और आंखों पर नज़र का चश्मा लगाकर देखने लगा। फीके रंग की साड़ी पहने कोई बुजुर्ग महिला गाड़ी से नीचे उतरी, लेकिन अमर उनका चेहरा देख नहीं पाया। उसने देखा महिला के सामने खड़ा लड़का महिला को कुछ समझा रहा था और वह बस हाँ में गर्दन हिलाए जा रही थी। कुछ देर बाद लड़के ने उस महिला को एक बैग थमाया और गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया। महिला अंदर आई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उन्हें देखकर अमर का दिल धड़कने लगा। आंखें भय और पीड़ा से भर आईं। वह एकटक सामने से आती महिला को देखता रहा। 40 साल बाद वह उसके सामने इन हालातों में होंगी, अमर ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही महिला अमर के सामने आई, अमर ने कांपते हुए स्वर में कहा, सुमी तुम यहाँ? महिला ने अमर की ओर देखा। उस आवाज़ को वह बखूबी पहचानती थी। उसकी आंखों में पीड़ा के भाव उभर आए और वह बिना अमर से कुछ कहे महिला विभाग की तरह चली गई। अमर उसे जाते हुए देखता रहा। तभी पीछे से आकर जगन्नाथ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है अमर, ऐसे क्यों खड़े हो? कौन है वो महिला? होम में नहीं आई लगता है। अमर ने अपने दर्द और पीड़ा को आंखों में ही समेट लिया और कहा, हाँ जगन्नाथ, आज एक बार फिर ममता अपने बच्चों पर बोझ बन यहाँ धकेल दी गई। अमर अंदर चला गया। सुमी यानी सुमित्रा वर्मा, जिसे अमर जानता था, उसे आज इस हालात में देखकर काफ़ी परेशान था। उसके मन में सवालों का अंबार लग गया था, लेकिन कैसे पूछे? सुमी ने तो उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया था। अपने कमरे में आकर वह यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दिमाग में सैकड़ों सवाल आ जा रहे थे और सीने में एक पीड़ा का एहसास हो रहा था, जिसे अमर खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। थक कर वह बिस्तर पर बैठ गया और बड़बड़ाने लगा। सुमी यहाँ क्या कर रही है? उसने कहा था शादी के बाद वह हमेशा खुश रहेगी, फिर आज इन हालातों में वह यहाँ कैसे? उसके पति, बच्चे, घर बार, आखिर इन सब के होते हुए वो अकेले, वो भी ओल्ड एज होम में। बीते 40 सालों में ऐसा क्या हुआ होगा सुमी के साथ? उसने कभी बताया भी तो नहीं। ना जाने क्या हुआ होगा, किन परेशानियों से गुजरी होगी वो। छी, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। आखिर इतने सालों में मैंने उसके बारे में कभी जानने की कोशिश तक नहीं की। अमर की पीड़ा अब गुस्से में बदल चुकी थी। अमर उठा और अलमारी में रखे अपने बैग को बाहर निकाल कर बिस्तर पर रखा। बैग में रखे कपड़े और सामान निकाल कर बाहर फेंकने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। आखिर में एक किताब मिली। अमर ने जल्दी से उस किताब को खोला और पन्ने पलटने लगा। पन्नों के बीच रखी तस्वीर निकाल कर देखने लगा। पीले रंग के सूट में लाल फूलों वाला दुपट्टा लिए एक 20-22 साल की लड़की की तस्वीर, जिसमें उसकी मुस्कान उस तस्वीर को और आकर्षक बना रही थी। अमर अपलक उस तस्वीर को देखता रहा और धीरे से कहा, ये तस्वीर तुम्हारी तरफ से दिया आखिरी तोहफा था सुमी। जब तुमने कहा था कि इस जिंदगी में हम फिर मिलेंगे, लेकिन तुमसे दोबारा मुलाकात इस तरह इन हालातों में होगी, ये मैंने नहीं सोचा था। अमर काफ़ी देर तक उस तस्वीर को हाथ में लिए खड़े रहा। कुछ देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। जगन्नाथ खड़ा था।
उसने कहा, क्यों भाई अमर, आज नाश्ता नहीं करना? चलो सब आ चुके हैं। जगन्नाथ की आवाज़ सुनकर अमर अपने वर्तमान में लौट आया और तस्वीर को वापस किताब में रख दिया और जगन्नाथ के साथ कमरे से बाहर चला गया। हॉल में सभी बुजुर्ग और महिला बुजुर्ग शामिल थे। वहीं वह दंपत्ति अनुज और सुनिधि थे। सब अपना अपना नाश्ता लेकर बैठ गए। अमर भी अपनी प्लेट लेकर बैठ गए, लेकिन उसकी कमज़ोर आंखें सामने बैठी महिलाओं में सुमी को ढूंढ रही थी, पर वो तो वहाँ थी ही नहीं। अमर को चुपचाप देखकर जगन्नाथ ने कहा, अरे भाई खाओ, सुबह से कहाँ खोए हो? कहते हुए अमर खाने लगा। अनुज ने देखा सुमित्रा वहाँ नहीं थी तो उसने सुनिधि से कहा, सुनिधि, आज सुबह जो माताजी आई थी वो यहाँ नहीं है। अनुज, वे थोड़ा परेशान हैं। उन्हें ये समझने में थोड़ा वक्त लगेगा कि अब वो इस ओल्ड एज होम का हिस्सा हैं। उनके बच्चों ने उनके साथ जो भी किया उससे उनका मन काफ़ी आहत है। सुनिधि ने उदास होकर कहा, तुम उनका ख्याल रखो, मैं सुनील से कहकर उनके लिए नाश्ता उनके कमरे में ही भिजवा देता हूँ। अनुज ने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है अनुज, मैं ले जाऊँगी। सुनिधि ने कहा और नाश्ता लेकर वहाँ से चली गई। नाश्ता करने के बाद अमर बरामदे में महिला विभाग की ओर नज़र दौड़ाई। सुमी उसे नहीं दिखी। उसने इधर उधर देखा तो पाया बगीचे में बनी बेंच पर सुमी खामोशी से बैठी है। उसकी उदास आंखें और मुरझाया चेहरा बयां कर रहा था। अमर के कदम उस ओर बढ़ गए। वह बगीचे में आया और बेंच के दूसरे किनारे पर बैठ गया। सुमी अब भी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे अमर के आने का एहसास भी नहीं हुआ। अमर काफ़ी देर खामोश बैठा रहा और फिर हिम्मत करके कहा, सुमी, मैं अमर, मुझे पहचाना नहीं क्या? अमर की आवाज़ सुनकर सुमित्रा ने उसकी ओर देखा लेकिन खामोश रही। उसकी खामोशी अमर को एक टीस पहुंचा रही थी। उसने सुमी को देखा। चेहरे पर अब पहले जैसा नूर नहीं था, ना आंखों में पहले जैसी चमक थी। फूलों सा नाजुक चेहरा झुर्रियों से फीका पड़ चुका था। गले की हड्डियां बाहर झांकने लगी थी। हाथ कमज़ोर पड़ चुके थे। बालों में सफ़ेदी झड़ रही थी। अमर को अपनी ओर देखता पाकर सुमी वहाँ से उठकर जाने लगी। कुछ कदम चली और रुक गई। शायद कुछ कहना चाहती थी लेकिन ज़बान ने उसका साथ नहीं दिया। अमर बेंच से उठा और कहा, मैं जानता हूँ तुमने मुझे पहचान लिया है। क्या अब मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ इस हाल में कैसे? कुछ सवालों के जवाब नहीं हुआ करते हैं अमर। मुझे नहीं पता था मेरी किस्मत में तुमसे फिर से मिलना होगा। सुमी ने पहली बार कुछ कहा। अमर को इतने सालों बाद सुमी की आवाज़ सुनकर एक खुशी का एहसास हुआ। उसने धीरे से कहा, क्या मेरा अब तुम पर कोई हक नहीं है? वो सब हक 40 साल पहले ही दफन हो चुके हैं अमर। इस बेदर्द ज़िंदगी के कुछ साल और बचे हैं। इसमें अब और दर्द नहीं चाहती। उसकी आवाज़ भर आई और वह बिना अमर की बातें सुने वहाँ से चली गई। सुमित्रा के जाने के बाद अमर उसे जाते हुए देखता रहा और फिर वापस अपने कमरे में चला आया। मन में उथल पुथल थी। सुमी का उससे इस तरह बात करना उसे समझ नहीं आ रहा था, जबकि आखिरी मुलाकात में सुमी ने कहा था, जिंदगी में अगर कभी किसी मोड़ पर सामना हुआ तो हम अच्छे दोस्त की तरह मिलेंगे। अमर बेचैनी से कमरे में यहाँ से वहाँ घूमने लगा कि सामने पड़ी कुर्सी से उसका पैर टकराया और उस पर रखा उसका चश्मा नीचे आ गिरा, जिसमें दरार आ गई। अमर ने उसे उठाया तो चश्मे का पुराना शीशा चरमरा कर गिर गया। अमर उसे देखने लगा। ये काफ़ी पुराना चश्मा था उसके पास, लेकिन आज ये भी जवाब दे गया। उन्होंने टुकड़ों को उठाया और जोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी उधर से गुजरते हुए अनुज ने देखा तो उनकी ओर चला आया और उनके हाथ में टूटा हुआ चश्मा देखकर कहा, अरे अमर अंकल, लाइए मुझे दीजिए, मैं बाहर ही जा रहा हूँ, ठीक करवा देता हूँ। अरे नहीं बेटा, ये ठीक है, मैं इसे जोड़ लेता हूँ, अमर ने कहा। अरे अंकल, ये कैसे जुड़ेगा? इसके एक साइड का शीशा तो पूरा खराब हो चुका है और दूसरा टूट गया है। सुनिधि की दवाइयाँ लेने बाहर जा रहा हूँ, लाइए मैं सही करवा देता हूँ। अनुज ने अपनेपन से चश्मा लेकर देखते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम खामखा परेशान हो रहे हो, फिजूल खर्ची होगी। अमर ने कहा, लो, इसमें कैसी फिजूल खर्ची? आप कोई पराये थोड़ी हो। अगर आपने अब ना कहा तो मैं बुरा मान जाऊंगा। अनुज ने कहा तो अमर मुस्कुरा कर उठा और हामी भर दी। अनुज चश्मा लेकर वहाँ से चला गया। अमर बाहर बरामदे की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। उसे कुछ महीने पहले की घटना याद आ गई।
कुछ काम करते हुए अमर ने चश्मा उतारकर बिस्तर पर रखा और अपना काम करने लगा। तभी उनका 10 साल का पोता भागते हुए आया और बिस्तर पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर चढ़ा, वहां रखे अमर के चश्मे पर पोते का पैर पड़ गया और चश्मे का शीशा टूट गया। ये देखते ही पोते ने घबरा कर कहा, आई एम सॉरी दादाजी, प्लीज़ मम्मी पापा को मत बताइएगा वरना मुझे बहुत डांटेंगे, प्लीज़ दादाजी प्लीज़। अमर ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ ठीक है, नहीं कहूँगा, जाओ खेलो। बच्चा वहाँ से चला गया। अमर ने चश्मे को देखा तो टूट गया था। उसने उसे साइड में रख दिया। अगले दिन जब अमर का बेटा विकास ऑफिस जा रहा था तो अमर ने उसे चश्मा देते हुए कहा, बेटा ये चश्मा ज़रा टूट गया है, इसे ठीक करवा दोगे? विकास जो कि पहले से ही झुझलाया हुआ था, उसने कहा, मैं ऑफिस का काम करूं या फिर आपका चश्मा ठीक करवाता फिरूं? आप तो दिन भर घर में पड़े रहते हैं, मुझे दिन में न जाने कितने ही लोगों से मिलना जुलना लगा रहता है। समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन क्या करूँ, चश्मे के बिना अखबार में छपे बारीक अक्षर दिखाई नहीं देते, अमर ने धीरे से कहा। 2-4 दिन अखबार नहीं पढ़ेंगे तो कौन सा कुछ हो जाएगा। सुबह सुबह दिमाग खराब मत कीजिए, ये रोज का है आपका, कभी कुछ चाहिए तो कभी कुछ। अभी पिछले महीने ही मैंने आपको नए चप्पल लेकर दिए थे, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? कुछ दिन काम चला लीजिए, फिर बनवा दूंगा नया चश्मा, विकास ने गुस्से से कहा और वहां से चला गया। अमर की आंखों में नमी तैर गई। जिस बच्चे की ज़रूरतें और ख्वाहिशें पूरी करते वक्त अमर ने कभी बजट नहीं देखा, आज वही बेटा उन्हें पैसे की अहमियत समझा रहा था। अमर चुपचाप वापस अपने कमरे में चले आए और चश्मे को देखने लगे। कुछ देर बाद उनका पोता दौड़ता हुआ आया और ग्लू की बोतल देकर कहा, ये लीजिए दादाजी, इससे आपका चश्मा वापस चिपक जाएगा। बच्चे की बात सुनकर अमर मुस्कुरा दिए और चश्मे को चिपकाने लगे। उससे वह काम चलाऊं तो बन ही गया, लेकिन उसके बाद न कभी अमर ने चश्मे का जिक्र किया और न ही विकास ने वह चश्मा कभी ठीक करवाया। अमर पुरानी याद में खोए थे। तभी सामने से मोहन राव आता दिखाई दिया। उसके हाथ में रंगीन डिब्बा था, जिसे अमर के सामने खोलकर उसने कहा, लो अमरनाथ, मिठाई खाओ। अमर ने एक टुकड़ा मिठाई का उठाया और कहा, ये किस खुशी में मोहन राव, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, अभी अभी घर का नौकर मिठाई देकर गया है, भगवान उसे लंबी उम्र दे, मोहन राव ने बगल में बैठते हुए कहा। अमर ने सुना तो गुस्से में उसकी भवें तन गई और उसने कहा, जिस बेटे ने तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, उस बेटे के जन्म की तुम खुशियाँ मना रहे हो। मोहन राव मुस्कुराया और कहा, क्या फ़र्क पड़ता है अमरनाथ, आखिर है तो अपने ही बच्चे, तुम मिठाई खाओ। फ़र्क क्यों नहीं पड़ता मोहन राव, आज के दिन भी वह तुमसे मिलने नहीं आया, बस नौकर के हाथ मिठाई का डिब्बा भेज दिया। कैसा ज़माना आ गया है, जिम्मेदारियों को बच्चे अब बोझ समझने लगे हैं। क्या उनके पास हमसे मिलने को 5 मिनट भी नहीं है? अमर के होठ गुस्से से काँप रहे थे। गुस्सा मत करो अमरनाथ, उसने याद रखा इतना ही काफ़ी है, अपनी ही औलाद से भला कैसी नफरत, मोहन राव ने भावुक होकर कहा। अमर ने मिठाई का टुकड़ा वापस डिब्बे में रखा और उठकर जाने लगा। जाते जाते रुका और पलटकर कहा, ऐसी औलाद से तो अच्छा हम बे औलाद रहते। अमर वहां से चला गया। कुछ ही दूर खड़ी सुमित्रा खामोशी से सब देख रही थी। मोहन राव ने जाते हुए अमर को देखा और फिर खुशी खुशी सबको मिठाई खिलाने लगा। ऐसा ही था ये ओल्ड एज होम, जहां बच्चों के बुरे व्यवहार के बाद भी ये बुजुर्ग उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे। सुमित्रा अपने कमरे में चली आई। उनके कमरे में राधा और सुरूपा नाम की 2 औरतें और थीं। सुमित्रा खामोशी से आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। बाहर सड़क पर एक ठेले वाला कांच की चूड़ियां बेच रहा था। उन रंग बिरंगी चूड़ियों को देखकर सुमित्रा का मन अतीत में भटकने लगा। सुमित्रा अपने हाथ में कांच की चूड़ियां पहने आई और अपने दोनों हाथों को अमर के सामने करते हुए कहा, कैसी है मेरी चूड़ियां? सुमित, तुम ये कांच की चूड़ियां क्यों पहनती हो? किसी दिन तुम्हारे हाथों को घायल कर देंगी ये, अमर ने बेचैनी से कहा। मैं ये इसलिए पहनती हूँ क्योंकि ये बहुत प्यारी आवाज़ करती हैं, सुमित्रा ने अपने दोनों हाथों की चूड़ियों को बजा कर कहा। अमर ने उसके दोनों हाथों को थाम लिया और कहा, लेकिन ये तो सिर्फ कांच की चूड़ियां हैं, हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें सोने की चूड़ियां बनवा कर दूंगा, जो कि आवाज़ भी करूंगी।
और तुम्हारे हाथों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगी। क्या सच में? सुमित्रा ने आंखों में चमक भरते हुए कहा। हाँ सच में, बस कल से तुम ये कांच की चूड़ियाँ मत पहनना, अमर ने कहा। अच्छा तो फिर कर लो शादी और पहना दो सोने के कंगन, सुमित्रा ने कहा और वहाँ से भाग गई। चूड़ी वाले की आवाज़ कानों में पड़ी तो सुमित्रा की तंद्रा टूटी और सहसा ही उसका ध्यान अपने हाथों पर गया, जिसमें कुछ कांच वाली चूड़ियाँ थीं जिनका रंग फीका पड़ चुका था। उन चूड़ियों को देखते ही मन फिर अतीत में भटक गया। पति की मौत के कुछ दिन बाद उसके हाथों में सोने के कंगन देखकर उसकी बहू ने कहा, माँ जी, इस उम्र में ये कंगन आपके हाथों में शोभा नहीं देते, आप इन्हें निकाल कर कुछ सिंपल चूड़ियाँ पहन लीजिए। बहू के कहने पर सुमित्रा ने वो कंगन निकाल दिए, लेकिन सिंपल चूड़ियों के नाम पर उसे ये कांच की चूड़ियाँ मिली जो आज भी इन हाथों में थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। चूड़ी वाले की आवाज़ उसके कानों को पीड़ा पहुंचा रही थी। उसने आंसू पोंछे और खिड़की बंद कर दी। अमर और सुमित्रा दोनों की जिंदगी में दर्द था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के दर्द से अनजान थे। अमर सुमित्रा ही क्या, बल्कि उस ओल्ड एज होम में रहने वाले सभी लोगों की कोई न कोई कहानी थी, जिसके चलते वे सब यहाँ थे। पुरुष विभाग में 12 लोग थे और महिला विभाग में 9 महिलाएं। सबकी अपनी अपनी दर्द भरी कहानियाँ थीं। अपनी उन कड़वी यादों को भुलाकर सभी यहाँ अपनी बची खुची जिंदगी जी रहे थे। कुछ यहाँ परेशान थे। उन्हीं में से 2 लोग थे जो एक दूसरे को वहाँ देखकर हैरान थे, और वो थे अमर और सुमित्रा। दोपहर के खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सुस्ताने लगे। अमर के कमरे में मोहन राव और जगन्नाथ रहते थे। अमर को खोया हुआ देखकर मोहन ने कहा, क्यों भाई अमर, सुबह से कहाँ खोए हो? अमर ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहन ने जगन्नाथ की ओर देखा तो उसने कंधे उचका दिए। मोहन राव बड़ा ही खुशमिजाज इंसान था। उसने आगे कहा, लगता है अपनी किसी महिला मित्र के ख्यालों में खोए हो। इस उम्र में ये सब शोभा कहाँ देता है अमरनाथ? मोहन राव की बात सुनकर जगन्नाथ हंसने लगा। अमर भी मुस्कुरा दिए और उठकर बाहर आंगन में चले आए। आंगन में पक्षियों को देखकर उन्होंने पास ही पड़े बर्तन से अनाज उठाकर उनके बीच डाल दिया। पक्षियों की मधुर आवाज़ ने उनकी बेचैनी को थोड़ा कम किया तो वह वहीं पड़ी कुर्सी पर आराम से बैठ गए और उन्हें देखने लगे। तभी उसका ध्यान पास ही एक पक्षी पर गया जिसका एक पैर धागे में उलझ गया था और वह उससे छूटने की कोशिश कर रहा था। अमर उठा और पक्षी के पास आया और बड़े आराम से उसके पैर में फंसा धागा निकालने लगा। धागा निकालकर उन्होंने उसे आसमान में उड़ा दिया। जैसे ही पक्षी आसमान में उड़ा, अमर की यादें उसे 40 साल पीछे ले गईं। अपनी फूलों की दुकान पर बैठा अमर फूलों पर पानी छिड़क रहा था। पीछे पिंजरे में बंद तोता बार बार आवाज़ कर रहा था, जिसे अमर की माँ ने पकड़ा था और अब अच्छी कीमत पर उसे बेचने वाली थी। उसकी आवाज़ सुनकर अमर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कैद होने का दर्द था, जिसे देखकर अमर पिघल गया। उसने पिंजरा खोला और उसे बाहर निकाल कर आसमान में उड़ा दिया। जैसे ही तोता हवा में उड़ा, पीछे से अमर की माँ चिल्लाई, ये क्या किया तूने? उसे आज़ाद कर दिया। उससे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हमें। माफ़ करना माँ, उसकी जान पैसे से ज़्यादा कीमती है। इसे खरीदने वाला या तो इसे हमेशा के लिए पिंजरे में बंद रखता या फिर इसे पकाकर खा जाता, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अमर ने कहा, लेकिन बेटा पैसे? माँ कहते कहते रुक गई। कोई बात नहीं माँ, हम पैसे कहीं और से कमा लेंगे। आओ दुकान में चलते हैं। आज सोमवार है, दर्शनार्थी आएंगे और ज़्यादा फूल बिकेंगे, अमर ने कहा और माँ के साथ अपनी दुकान में आ गया। गोरखपुर में एक छोटे से गांव में अमर अपनी माँ के साथ रहता था। बाप का साया सर से बचपन में ही उठ गया। तब से उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। गांव में करने की कुछ नहीं था, इसलिए अमर ने कालिका मंदिर के पास फूलों और पूजा के सामान की दुकान खोल ली, जिससे 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाता था। दोनों माँ बेटे खुश थे। दुकान पर लोग आने जाने लगे। अमर उन्हें फूल और पूजा का सामान देने लगा। जैसे कि आज दर्शन करने वाले लोग ज़्यादा थे, इसलिए दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। कुछ देर बाद नरेंद्र वर्मा अपनी पत्नी और बेटी के साथ फूल लेने अमर की दुकान पर आए। जैसे ही अमर की नज़र लड़की पर गई, वह उसे देखता ही रह गया। सुंदर नयन, नक्श, गोरा रंग, काली आंखें और ललाट पर एक लाल बिंदी,
सादगी में भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। माँ ने देखा अमर खोया हुआ है तो उसे कंधे से झंझोड़ कर कहा, क्या देख रहा है, फूल दे उन्हें। ये देखकर लड़की मुस्कुराने लगी। अमर ने खिसिया कर सामान बांधा और नरेंद्र की ओर बढ़ा दिया। पैसे देकर नरेंद्र अपनी पत्नी और बेटी के साथ वहां से चले गए। अमर उन्हें जाते हुए देखता रहा। लड़की का चेहरा बार बार उसकी आंखों में आता रहा। सारा दिन वह उसी के बारे में सोचता रहा। रात में ठीक से सो भी नहीं पाया और उठकर बैठ गया। अगली सुबह अमर जल्दी ही दुकान पर चला आया और उस लड़की का इंतज़ार करने लगा, लेकिन लड़की नहीं आई। अब हर रोज़ अमर उसका इंतज़ार करता पर लड़की नहीं आई। बेचैन सा वह रास्ता निहारता रहता। अगले दिन सोमवार था और अब तक अमर उम्मीद छोड़ चुका था। बेमन से वह फूलों पर पानी छिड़क रहा था, तभी एक मीठी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, कुछ ताज़ा फूल और पूजा का सामान दे दीजिए। अमर ने सामने देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। सामने वही लड़की खड़ी थी। वह एक बार फिर उसकी आंखों में खो गया। कुछ देर बाद लड़की ने कहा, पूजा का सामान? हाँ हाँ, 1 मिनट देता हूँ, अमर ने हकलाते हुए कहा। लड़की से नज़र बचाकर वह सामान बांधने लगा। बीच बीच में वह लड़की की ओर देख भी लेता था और लड़की उसे। लड़की ने पैसे दे दिए और सामान लेकर वहाँ से चली गई। अमर का चेहरा खुशी से खिल उठा। अब उसे हर रोज़ सोमवार का इंतज़ार रहने लगा। बाकी के 6 दिन उसे नागवार गुजरने लगे। महीनों निकल गए। हर सोमवार लड़की उसकी दुकान पर आती और पूजा का सामान लेकर चली जाती। इसके अलावा दोनों में ना कोई बात होती, ना ही वह मिलते। नज़र बचाकर बस एक दूसरे को देख लेते। दोनों के बीच एक अनजाना रिश्ता बन चुका था। एक सोमवार की सुबह अमर ने अच्छे अच्छे फूल निकालकर अलग रख दिए ताकि उस लड़की को दे सके। उसकी माँ जैसे ही उन्हें उठाने लगी तो अमर ने टोकते हुए कहा, अरे माँ, ये सामान उस लड़की का है। किस लड़की का? उसी का जो हर सोमवार यहाँ से फूल लेती है। यहाँ से तो कई लोग फूल लेते हैं बेटा, ये किसका है? अरे माँ, जो अकेले आती है वही लड़की। बेटा, उसका कोई नाम तो होगा ना। अमर सोच में पड़ गया। इतने दिनों में उसने कभी उस लड़की का नाम जानने की कोशिश भी नहीं की। वह मुस्कुरा उठा और कहा, नाम नहीं पता, पर रहने दो, तुम दूसरे फूल चुन लो। माँ उन्हें छोड़कर दूसरे फूल चुनने लगी। कुछ देर बाद लड़की आई। अमर ने उसे हमेशा की तरह सामान दिया। लड़की पैसे देकर जाने लगी तो अमर ने हिम्मत करके कहा, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बिना पीछे पलटे कहा, नाम जानना है तो आज शाम 5 बजे मंदिर के पीछे वाली नदी पर मिलना। लड़की वहां से चली गई। अमर मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखता रहा। शाम को 5 बजे अमर नदी किनारे पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह वहां पड़ी एक चट्टान पर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। लड़की नहीं आई। अमर ने कुछ कंकड़ हाथ में उठाए और उन्हें नदी में फेंकने लगा। कुछ देर बाद लड़की वहां आई। उसे देखते ही अमर का चेहरा खिल उठा और धड़कनें सामान्य से तेज, जिन्हें सामान्य करके अमर ने कहा, तुमने आने में बड़ी देर की। पिताजी घर पर थे, बड़ी मुश्किल से निकल कर आई हूँ। लड़की ने अपनी मीठी सी आवाज़ में कहा, अच्छा अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अमर ने कहा, सुमित्रा। सुमित्रा नाम है मेरा, और तुम्हारा? लड़की ने अपनी पलकें झपका कर कहा, मेरा नाम अमर है। पहले तुम्हें कभी इस गांव में देखा नहीं। अमर ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। सुमित्रा कुछ ही दूर पर पड़े पत्थर पर आ बैठी और कहा, मैं इस गांव की नहीं हूँ, पड़ोस के गांव से हूँ। तुम हर सोमवार मंदिर आती हो, भगवान को बहुत मानती हो, अमर ने कहा। सुमित्रा हंस पड़ी और कहा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आती हूँ, मंदिर तो एक बहाना है तुमसे मिलने का। सुमित्रा की बात सुनकर अमर ने कहा, मतलब ये कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। तुम्हारे प्रति ये भावनाएं कैसी है मैं नहीं जानती, पर तुम्हें ना देखूं तो एक बेचैनी सी रहती है। कई महीनों से तुम्हें देखते आ रही हूं, पर तुम कभी कुछ कहते ही नहीं। आज कहा भी तो क्या, मेरा नाम पूछा, बुद्धू। कहते हुए सुमित्रा हंस पड़ी। हंसते हुए वो बड़ी प्यारी लग रही थी। अमर उसे एकटक देखता रहा तो सुमित्रा ने कहा, जब से आई हूँ मैं ही कुछ न कुछ बोले जा रही हूँ, तुम भी तो कुछ बोलो। मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, लेकिन कहीं मेरी किसी बात से तुम्हारा मन आहत न हो जाए, सोचकर कभी कुछ कहा नहीं। आज तुमने आने को कहा तो भरोसा करके चला आया, अमर ने कहा। तुम्हारी सादगी और तुम्हारा भोलापन इतना भा गया कि मैं खुद को रोक नहीं पाई।
मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? उसने अपनी आंखें झपकाते हुए कहा। नहीं, इसमें गलत कैसी? किसी को पसंद करना भला कहाँ गलत होता है? तुम्हारे घर में कौन कौन है? अमर ने कहा। माँ, पिताजी, 2 बड़े भाई और मैं। और तुम्हारे घर में? उसने अपनी चूड़ियों को आगे पीछे करते हुए कहा। मेरे घर में सिर्फ माँ और मैं। पिताजी सालों पहले गुजर गए, अमर ने उदास होकर कहा। उसे उदास देखकर सुमित्रा भी उदास हो गई। दोनों वहीं खामोश बैठे नदी के पानी को देखते रहे। कुछ देर बाद दूर से एक लड़की ने सुमित्रा को आवाज़ दी और चलने का इशारा किया। सुमित्रा उठी और अमर से कहा, अब मुझे जाना होगा। फिर कब आओगी? अमर ने कहा। जब तुम बुलाओगे। आज से हम दोस्त जो हैं, सुमित्रा ने मुस्कुरा कर कहा। ठीक है, ध्यान से जाना, अमर ने कहा। तो सुमित्रा जाने के लिए आगे बढ़ गई। अमर ने उसे आवाज़ दी, सुनो। वह पलटी और कहा, हाँ, आज से मैं तुम्हें सुमी का कर बुलाऊंगा, अमर ने कहा। ठीक है, उसने कहा और वहाँ से चली गई। अमर वहीं खड़े उसे देखता रहा। अमर, अमर, अमरनाथ। आवाज़ कानों में पड़ी तो अमर वर्तमान में लौट आया और देखा सामने खड़े मोहन राव उसे आवाज़ दे रहे थे। अमर उनके पास आया और कहा, क्या बात है मोहन? मोहन राव ने एक रुकी सी सांस ली और कहा, बाहर तुम्हारा बेटा तुम्हें लेने आया है। अमर ने जब सुना कि उसका बेटा उसे लेने आया है तो उसे गुस्से के साथ साथ हैरानी भी हुई। वह अनुज के ऑफिस नुमा कमरे में आया और वहां अपने दोनों बेटों को एक साथ देखकर चौंक गया। उन्हें देखते ही अनुज ने कहा, अमर अंकल, आपके बेटे आपसे मिलने आए हैं। आप बैठिए, मैं आप सब लोगों के लिए चाय भिजवाता हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है अनुज, इनसे कहो यहाँ से चले जाएं, अमर ने गुस्से से कहा। लेकिन क्यों पापा? मैंने और भैया ने एक नई कंपनी खोली है, उसी की खुशी में शाम को घर पर पार्टी है। सभी मेहमान आएंगे, आप वहाँ होंगे तो अच्छा लगेगा, अमर के छोटे बेटे रवि ने कहा। ओह, तो मेहमानों के बीच तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो इसलिए आज बाप की याद आ गई, अमर ने कहा। ऐसी बात नहीं है पापा, सब आपसे मिलना चाहेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे। चलिए, आप चाहेंगे तो कल सुबह ही यहाँ वापस आ जाना, बड़े बेटे विकास ने कहा। कितने स्वार्थी हो चुके हो तुम लोग, नहीं आना मुझे, अब यही मेरा घर है और यही मेरे अपने, अमर ने कहा और कमरे से बाहर निकल गए। गुस्सा इतना आ रहा था कि अभी के अभी दोनों को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दें, वैसे ही जैसे उन्हें निकाला गया था अपने ही घर से। लेकिन अमर ऐसा नहीं कर सके। विकास और रवि ने अनुज से रिक्वेस्ट की कि वो अमर को समझाएं, लेकिन अमर ने किसी की नहीं सुनी। निराश रवि और विकास अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। पापा ने तो हमें बेइज्जत करने की ठान ली है, कितना कहा, लेकिन देखो वे आने को तैयार नहीं है, विकास ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा। हाँ भैया, आखिर ऐसा क्या कर दिया हमने उनके साथ? यहाँ आने का फैसला भी तो उनका ही था ना, फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, रवि ने कहा। कुछ भी हो रवि, लेकिन हमें उन्हें आज की पार्टी में लाना ही होगा, वरना मिस्टर मित्तल से हमें वो डील कैसे मिलेगी, विकास ने सोचते हुए कहा। लेकिन कैसे, क्या करें, रवि ने कहा। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, कहकर विकास ने सामने पड़ी पानी की बोतल से पानी निकाला और अपनी आंखों को भिगो लिया। उसने बोतल रवि की ओर बढ़ाकर कहा, ये ले, तू भी आंखें गीली कर ले और चल मेरे साथ। लेकिन इससे क्या होगा, रवि ने आंखों में पानी मारते हुए कहा। दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं बना जो बच्चों के आंसू देखकर ना पिघले, विकास ने गाड़ी से नीचे उतरते हुए कहा और रवि के साथ एक बार फिर ओल्ड एज होम चला आया। अमर उस वक्त पौधों को पानी दे रहे थे। विकास और रवि उसके पास आए और दुखी स्वर में कहने लगे, चलिए ना पापा, बच्चों से हमने प्रॉमिस किया है कि आपको साथ लेकर आएंगे, आप नहीं चलोगे तो वे लोग दुखी होंगे। उनके मुंह से बच्चों का नाम सुनकर और उनकी आंखों में आंसू देखकर अमर का दिल पिघल गया, लेकिन अभी भी उसके मन में गुस्सा भरा था, इसलिए वह वहां से चले गए। लेकिन सामने से आती सुमित्रा को देखकर रुक गए। सुमित्रा ने दोनों लड़के के उदास चेहरे को देखकर अमर से कहा, नसीब वाले हो अमर, जो बच्चे तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें जाना चाहिए। आज पहली बार था जब सुमित्रा ने खुद अमर से बात की थी। अमर ने अपना मन शांत किया तो महसूस हुआ कि उसे भी बच्चों की याद आ रही थी कुछ दिनों से। उसने सुमित्रा की ओर देखकर कहा, सुमित्रा वहां से चली गई और अमर अपना झोला लेने अंदर चले गए।
कुछ देर बाद वह अपने एक जोड़ी कपड़े को झोले में डाल कर ले आए और विकास रवि के साथ घर के लिए निकल गए। घर पहुंचा तो देखा घर को बहुत सजा रखा था, सारा घर जगमगा रहा था। अमर को देखते ही उसके दोनों पोते और पोती दौड़ते हुए उसके पास चले आए। बहुओं ने बेमन से उनके पैर छुए और तैयार होने चली गईं। पार्टी शाम को थी, इसलिए अमर भी बच्चों के साथ उनके कमरे में चले गए और सुस्ताने लगे। यहाँ आकर बच्चों से मिलकर उन्हें बहुत खुशी हुई। अमर घर को निहारने लगा। एक एक ईंट लगाकर उसने ये घर बनवाया था, लेकिन आज इसी घर में उसका कोई हक नहीं था। यहाँ आने के बाद बहुओं ने खाना तो दूर पानी तक नहीं पूछा उन्हें। अमर ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस शाम का इंतज़ार था। पार्टी में सभी बड़े बड़े लोग शामिल हुए। सब ने चमचमाते कपड़े पहने हुए थे। इन सब के बीच अमर को अपना सफ़ेद कुर्ता पजामा थोड़ा अजीब ही लगा था, जो कि अब पुराना हो चला था। विकास के बॉस जब उनसे मिलने आए तो उन्होंने कहा, क्या ये तुम्हारे पापा हैं? लगता है किसी गरीब खाने से उठकर आए हैं। दरअसल सर, वो पापा ज़मीन से जुड़े आदमी हैं ना, इसलिए उन्हें ऐसे ही रहना पसंद है। मैं तो अक्सर कहता हूँ सोसाइटी के साथ मिलजुल कर रहें, लेकिन ये सुनते ही नहीं हैं। आइए मैं आपको कुछ और मेहमानों से मिलवाता हूँ। कहते हुए विकास उन्हें वहाँ से ले गए और अमर अपमान का घूंट पीकर रह गए। उस भीड़ में उनका दम घुटने लगा। वे वहाँ से साइड में चले आए। पार्टी शुरू हुई तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 11 बज रहे थे, लेकिन खाना शुरू नहीं हुआ था। सभी बस शराब का लुत्फ़ उठा रहे थे, यहाँ तक कि रवि और विकास की पत्नियाँ भी। ये सब देखकर अमर को बहुत ठेस पहुंची। भूख से उनकी आंतें कुलबुलाने लगी। उन्होंने एक प्लेट उठाई और उसमें कुछ खाना रखकर सीढ़ियों की साइड में आकर बैठ गए। एक निवाला तोड़कर जैसे ही उन्होंने मुंह की ओर बढ़ाया, छोटी बहू ने आकर उनका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? मेहमानों ने अभी तक खाना शुरू भी नहीं किया और आप यहाँ खाने बैठ गए। ज़रा भी शर्म नहीं है आप में? थोड़ी देर नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे? बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अमर अवाक रह गया था। बहू, मुझे भूख लगी थी, दोपहर से कुछ खाया नहीं था, इसलिए माफ़ करना। थोड़ी देर में खा लेना जितना खाना है। कहते हुए बहू ने प्लेट छीन ली। अमर उससे कुछ कहते इससे पहले ही विकास आया और उनकी बाँह पकड़कर कहा, इस हाल में पार्टी में क्यों आए? मेरी कितनी बेइज्जती हुई वहाँ, जानते हैं आप? आपकी तो कोई इज्जत नहीं, कम से कम हमारे बारे में तो थोड़ा ख्याल किया होता। अपने कमरे में जाओ, खाना वहीं भिजवा दूंगा मैं। बेबस अमर क्या कहता, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। जिस खुशी से वह आया था वह खुशी धूमिल हो चुकी थी। बिना कुछ कहे ही अमर वहां से बच्चों के कमरे में चले गए। तीनों बच्चे सो चुके थे। अमर आकर बिस्तर पर बैठ गया। मन भारी हो चुका था। उसे बीते वक्त की यादों ने घेर लिया। एक चपाती और लीजिए ना, अमर की पत्नी शांति ने थाली में चपाती रखते हुए कहा। अरे नहीं शांति, पेट भर चुका है, तुम भी खाना खा लो, बैठो, अमर ने कहा। आपसे पहले मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? आप इस घर के मुखिया हैं, पहले आपको खाना चाहिए और वक्त पर खाना चाहिए। शांति ने पानी का ग्लास उनकी ओर बढ़ाकर कहा। तुम हो ना शांति, वक्त पर खिलाने के लिए, अमर ने कहा। मैं ना भी रही तब भी हमारे बच्चे आपको वक्त पर ही खाना खिलाएंगे और इससे भी अच्छा, शांति ने कहा। अमर वर्तमान में लौट आया। कमरे में इधर उधर नज़र दौड़ाई और देखा तो टेबल पर नज़र गई, जहाँ पानी का जग रखा हुआ था। अमर ने ग्लास में पानी उड़ेला और एक सांस में पी गया। लेकिन पानी से भूख कहाँ मिटती है। वे बच्चों के बगल में लेट गए। घंटा भर बीत गया, लेकिन किसी ने अमर के लिए खाना नहीं भेजा। अमर ने एक बार फिर पानी पीकर भूख मिटानी चाहिए और लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बह गए और मन ही मन कहा, बच्चे वक्त से खिला रहे हैं शांति। अमर उस रात खाली पेट ही सो गया। पार्टी देर रात तक चलती रही और सभी खा पीकर अपने अपने घर चले गए। सुबह अमर जल्दी उठ गया और नहा धोकर बाहर आया। दोनों बेटों बहुओं के साथ नाश्ता कर रहे थे। नौकर ने उनके लिए भी नाश्ता लगा दिया। अमर ने नाश्ता करने से मना कर दिया और कहा, कल रात तुम लोगों ने जो बर्ताव किया है उसके बाद यहाँ बैठकर खाना मेरे लिए मेरा अपमान है। इससे अच्छा तुम लोग मुझे वापस अनाथ आश्रम में छोड़ आओ। अमर की बातों से गुस्सा साफ झलक रहा था। ठीक है पापा, छोड़ आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें आपसे एक छोटा सा काम है, वो कर दीजिए, विकास ने हाथ पोंछते हुए कहा। कैसा काम? अमर की आंखें फैल गई।
विकास के इशारे पर रवि कुछ कागज ले आया और अमर को देकर कहा, मैंने और भैया ने ये घर बेचने का फैसला किया है। अमर ने जैसे ही सुना उसका दिल धक्क से रह गया। उन्होंने कागज पढ़े और दोनों बेटों की ओर देखकर कहा, ओह, तो इसलिए तुम दोनों को कल अपने बूढ़े बाप पर तरस आ गया था। मैंने ये घर तुम दोनों के नाम कर कर बहुत बड़ी गलती की थी और आज तुम इसे बेचने की बात कर रहे हो। इस घर की एक एक ईंट मैंने अपने इन्हीं हाथों से लगाई है। मेरे जीते जी मैं ये मकान कभी बिकने नहीं दूंगा, समझे तुम लोग। अमर ने कहते हुए पेपर दोनों बेटों के मुंह पर दे मारे। विकास और रवि का चेहरा तमतमा उठा। विकास ने गुस्से से कहा, आप पागल हो गए हैं क्या? एक डील के बदले हमने ये घर बेचना तय किया है। वैसे भी हम और हमारा परिवार फ्लैट्स में रहेगा। आखिर क्या रखा है इस घर में? चुपचाप इन कागजों पर साइन कीजिए। क्या बेटों की धमकी सुनकर अमर अपना घर बेचने को तैयार हो जाएंगे या फिर कोई दो टूक निर्णय सुनाएंगे? क्या अमर के बचपन का प्यार सुमी अपने दुख दर्द अमर के साथ बांटेंगी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस और नो जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले भाग में।